हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन जो कि क्लास 10th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। और इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको जैसे जैसे मैं चैप्टर में प्रोसीड करती जाऊंगी बताती जाऊंगी कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। तो ये एक वीडियो काफ़ी है। तो चलिए आपका और टाइम ना वेस्ट करते हो, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बच्चे पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। केमिकल रिएक्शन बच्चे कोई दो चीज़ें कंबाइन करके एक थर्ड चीज़ बनाती हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। जो दो चीज़ें कंबाइन कर रही है यहाँ पे उसे हम कहते हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। जो कंबाइन कर रही हैं चीज़ें उसे कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बन रहा है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की। फॉर एग्जाम्पल कार्बन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम यहाँ कहेंगे ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, राइट। तो ये होती है केमिकल रिएक्शन। अब पता कैसे चले कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका पता लगाना हमें हो तो हम कैसे लगाएं। देखिए बच्चे, अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो यहाँ पे कलर का कुछ चेंज आया होगा। कलर का चेंज कब, जैसे कि आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सीन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन के ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। ये ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन जो होती है जिसे हम रस्ट कहते हैं, वहाँ पर कलर का तो चेंज हुआ ही है ऑफ कोर्स। तो दैट इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज। वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है क्योंकि जब आयरन एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो उसने वहाँ पे क्या बना दिया, उस रस्टिंग हो गई, इस पे ब्राउन कलर की एक लेयर आ गई। अब हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ये एक फिजिकल चेंज है, बट व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद एनी अदर चेंज, जैसे चेंज इन टेम्परेचर या फिर कॉम्पोजिशन चेंज हो गई सब्सटेंस की, तो वो केमिकल चेंज में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं पानी लिक्विड से गैस में गया है तो वहाँ भी स्टेट चेंज हो रही है, बट इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज होगा, चेंज इन स्टेट के साथ कॉम्पोजिशन में चेंज होगा, किसी चीज़ का कोई नया चीज़ बन गया है, तब जो होगा चेंज ऑफ स्टेट आपका माना जाएगा कि यहाँ पर जो है चेंज ऑफ स्टेट भी केमिकल हमें बता रहा है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि कभी किसी सॉलिड को हम ब्रेक कर रहे हैं और वहाँ से गैस निकल रही है, तो वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। इस सॉलिड को ब्रेक करने से आपको गैस मिल रही है, केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस होते हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे मैं इस पॉइंट को अच्छे से और भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। उसके बाद आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी किसी रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ती है और किसी रिएक्शन में हीट का एवोल्यूशन होता है, यानी कि किसी रिएक्शन में हमें हीट बाहर से सप्लाई करनी पड़ रही है एंड किसी रिएक्शन में हमें जो है हीट जो है बाहर से सप्लाई करनी पड़ रही है, और किसी रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चे, हीट रिलीज हो रही है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर, अगर इसमें हीट रिलीज भी हो सकती है, हीट कैन बी रिलीज्ड। अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एक्सोथर्मिक मीन्स जिसमें हीट रिलीज होती है, एक्सो मीन्स एक्सटर्नल, थर्मिक मीन्स हीट। और अगर हमारे पास हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड तो दैट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दोज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक in nature. Endothermic heat is absorbed, exothermic heat is released. Exothermic heat is released, endothermic heat is absorbed. Release of gas. गैस का जहाँ रिलीज होगा, एकदम से गैस निकल रही है, आपको लगेगा कि भैया यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। आपकी बॉडी भी तो गैस रिलीज कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, आपकी बॉडी में भी तो इतनी सारी रिएक्शन हो रही हैं। तो दैट इज़ रिलीज ऑफ गैस भी एक सिंबल है जिससे हमें पता लगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है कि केमिकल इक्वेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बच्चे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन कोई एक रिएक्टेंट है, कोई दो रिएक्टेंट है, एक भी हो सकता है, वैसे रिएक्टेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही हो। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे हर चीज़ की बात करेंगे। दो चीज़ों ने कंबाइन किया और एक हमें प्रोडक्ट मिल गया, और जो इसने कंबाइन किया वो रिएक्टेंट था, जो मिला हमें वो क्या था, प्रोडक्ट था। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है जो कि आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में दी है, गिवन है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिपन।
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में, मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हैं तो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम आता है। वाइट डेजलिंग फ्लेम बोले तो मतलब क्या हुआ वाइट डेजलिंग फ्लेम का? देखिए बच्चे, वाइट डेजलिंग फ्लेम एक तरह फुलझड़ी की तरह एक फ्लेम आता है। वो फुलझड़ी की तरह जो फ्लेम आता है दैट इज़ ड्यू टू द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसे सैंड पेपर से क्लीन भी ज़रूर करते हैं। वाई वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर? अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन करना क्यों चाहिए? क्योंकि मैग्नीशियम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम कंबाइंस विद द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम कार्बोनेट हमें यहाँ मिल रहा है, इसको क्लीन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये रिएक्शन हमारी बढ़िया से होगी ही नहीं। फॉर दिस क्लीनिंग दिस मैग्नीशियम कार्बोनेट हम उसे सैंड पेपर से एक बार क्लीन करते हैं। तो ये चीज़ क्वेश्चन एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है बच्चे, और वैसे भी आ सकता है। तो यहाँ पे डेजलिंग वाइट फ्लेम होता है और ये रिएक्शन है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या दे रहा है? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस एक्टिविटी इंपॉर्टेंट ही है, इनसे क्वेश्चन NCERT के बनते ही हैं। CBSE एक्टिविटी से क्वेश्चन ज़रूर उठाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टेक अ नेक्स्ट पॉइंट है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स। ये हमारे एक्सपेरिमेंट जो है हमारे चैनल पे शॉर्ट में भी अवेलेबल है। फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल टेस्ट ट्यूब। हमने उस पर कोई भी एसिड डाला तो क्या होगा? जब भी मेटल कंबाइन करता है किसके साथ? एसिड के साथ, तो वहाँ पर सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है ऑलवेज। और ये रिएक्शन जो है इसका एक नाम है जो हम फर्दर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द गैस विच इज़ रिलीज्ड ओवर हियर वो है हाइड्रोजन गैस, और जो हमारा मिक्सचर होगा वो थोड़ा सा वार्म हो जाता है, तो ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक भी है। वार्म हो गया ना हमारा जो मिक्सचर है, तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, क्योंकि दिस क्वाइट वार्म, तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन। और आप यहाँ पे देखेंगे कि जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, उसकी जगह आके ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, और इस गैस को हम टेस्ट करते हैं। दिस गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो हम कह सकते हैं मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है, मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अब भैया सब में ऐसा नहीं होता है, हर मेटल हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करता है, क्योंकि कॉपर देखो, अब मेटल को जो है बच्चे ज़्यादा रिएक्टिव होना पड़ेगा हाइड्रोजन से, तभी वो हाइड्रोजन को निकाल पाएगा एसिड से बाहर, अदरवाइज वो नहीं निकाल पाएगा। अगर मेटल रिएक्टिव नहीं है हाइड्रोजन से ज़्यादा तो वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं H2SO4 की, जो H2SO4 है हमारे पास, और यहाँ जिंक मेटल है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सो इट इज़ एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। बट इफ़ आई टेक कॉपर इंस्टेड ऑफ जिंक, तो कॉपर इतना रिएक्टिव नहीं है कि वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके। कॉपर इज़ नॉट दैट मच रिएक्टिव, सो इन दैट केस हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी रिलीज। अब हमें बच्चे पता कैसे चलेगा भाई कि कॉपर डिस्प्लेस करेगा जिंक डिस्प्लेस नहीं करेगा? ये तो बड़ा सवाल हो गया। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है ना, रिएक्टिविटी सीरीज़ आप देखोगे, रिएक्टिविटी सीरीज़ अब आपको नहीं बताइए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तक पहुँचते पहुँचते रिएक्टिविटी सीरीज़ भी आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है बच्चे, वैसे रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कि कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगा। बढ़िया ताकतवर नहीं है वो हाइड्रोजन से, ताकतवर हो तो उसको उसके घर से बाहर निकाल सके, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को उसके घर से बाहर निकाल सके, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं करेगा। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन गैस वहाँ पे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है रिलीज़ होते हैं, वो हम बाद में इस चैप्टर में बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखो बेटा, एक तो हमारे पास है हिट एंड ट्रायल मेथड, मैं उसके बारे में भी बात करूँगी, पर मैंने यहाँ पे एक और ट्रिक डाली है बैलेंस करने की इक्वेशन को। बट बिफोर गोइंग डीप इनटू दैट ट्रिक, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू विद हिट एंड ट्रायल मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बैलेंसिंग अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बच्चे हिट एंड ट्रायल मेथड की। हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, हम अभी हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं। उसके बाद ये जो ट्रिक लिखा है ना, एक बार इसको मत देखो। यहाँ पे अगर आप मैं NCERT के मेथड की बात करूँ तो उसमें हमारे पास क्या है, जैसे कि जिंक प्लस H2SO4 था, क्या बना रहा है ये? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बना रहा है ना। अब हमारे पास
यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, तो अच्छा सा बॉक्स नहीं बना पाई हूँ मैं इस पेन टेबलेट से। देखो हमारे पास इस बॉक्स में इस साइड हमने ले लिया, हमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की साइड बेसिकली देखना है। तो हमने यहाँ रिएक्टेंट की साइड अगर मैं देखूँ जिंक, तो कितने हैं 1। यहाँ प्रोडक्ट की साइड मैंने देखना है जिंक, और हमारे पास रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ पे सल्फेट पूरा कंबाइन ही ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो जिंक 1 है, और प्रोडक्ट की साइड भी हमारे पास क्या है, जिंक 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 है, और वहाँ पे भी क्या है, हमारे पास 2 है हाइड्रोजन। और यहाँ पे सल्फेट हमारे पास 1 है, वहाँ भी 1 है, तो सब इक्वल हैं। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी क्या है बच्चे, बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बट इन केस हमारे पास मैं ऐसे ले लूँ N2 + H2 गिव्स अस NH3। पेपर में इतनी टेबल तक बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ऐसे ही पता लग जाएगा कहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ हमारे पास रिएक्टेंट में कितने नाइट्रोजन है, 2, प्रोडक्ट में 1, तो भैया ये तो गड़बड़ हो गई। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3, तो मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अब यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गए, 2 × 3 6, पर यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अभी भी 2 ही है, तो इसको कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। इसे कहता है हिट एंड ट्रायल मेथड। कहाँ क्या कम ज़्यादा है, हम स्टोइशियोमेट्री लगा के उसे बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं जो आपको ट्रिक देने वाली हूँ वो भी बहुत बढ़िया है, मेरे को तो अच्छी लगती है भाई। अब आप देखो, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना है कि उस ट्रिक से इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे अगेन हमने ले लिया N2 + H2 गिव्स अस NH3। अब क्योंकि मुझे ये कॉफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं, ये मैथमेटिकल वे है थोड़ा सा, कॉफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का है, अमोनिया का है। तो हमने इसे ए ले लिया, इसे बी ले लिया, इसे सी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, नाइट्रोजन के साथ 2 है, तो 2A = C, क्योंकि प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन के साथ क्या है 1, तो 2A = C। क्यों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, ये भी सुन लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जितना रिएक्टेंट के साइड मास होगा उतना ही प्रोडक्ट के साइड मास होगा, मतलब इक्वल होंगे। वाई देयर इज अ नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हमें मासेस इक्वल करने हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, ठीक है। रिएक्टेंट के साइड मास कुछ और, प्रोडक्ट के साथ कुछ मास कुछ और, ये सब नहीं हो सकता। जितना रिएक्टेंट के साथ मास होता है, रिएक्टेंट के पास मास होगा, उतना ही प्रोडक्ट के पास मास होगा। तो इन ऑर्डर टू make the masses equal, it's necessary to balance the chemical equation। तो यहाँ पे हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, AN2BH2CnH3। दिस इज द केमिकल इक्वेशन विच वी हैव। तो यहाँ पे 2A = C, 2B = 3C, 2A = C, 2B = 3C। ये हो गया हमारे पास। कैसे, देखो हमारे पास यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का कॉफिशिएंट देखूँ तो 2 है, तो 2A = यहाँ पे क्या है C, 2A = C, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है B, तो 2B = यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3, 2B = 3C। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉफिशिएंट किसका है बच्चे, C का। C का कॉफिशिएंट हाईएस्ट है, तो पुट द कॉफिशिएंट ऑफ C = 1, पुट द कॉफिशिएंट ऑफ C = 1, ठीक है। अगर हमने कॉफिशिएंट C का 1 पुट कर लिया तो हमें हाईएस्ट कॉफिशिएंट 1 पुट करना है, तो 2A = 1 आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से A, B एंड C की वैल्यूज आ गई, जो हमने इक्वेशन में पुट कर दी। नाउ वी हैव गॉट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस तरीके से आप कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस कर सकते हो, और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बैलेंसिंग में, तो हम बैलेंसिंग पे एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं ना यार, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी डालेंगे। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बट आई होप यहाँ से आपको क्लियर तो हो गया होगा बैलेंसिंग अच्छे से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बच्चे हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक और ले लेते हैं भाई, यहाँ पे भैया मैंने एक और भी डाला है, आई फॉरगॉट कि मैंने एक और एग्जाम्पल भी डाला है। मेरे बच्चों को बढ़िया प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, सो आई हैव एडेड वन मोर एग्जाम्पल हियर। देखो हमने यहाँ पे आयरन को कंबाइन कर लिया H2O के साथ, Fe3O4 और H2। अब फिर से इसमें 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ देखिएगा, अभी मैंने बताया मेटल नहीं, ये तो दूसरा है, मेटल और एसिड नहीं है। और यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ये हमारा एक तरीके से आयरन जब पानी के साथ कंबाइन करता है तो ये बनाता है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। चलिए अभी हम अपनी बैलेंसिंग पे फिर से आ जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर मैं इसको देखूँ, 2 चीज़ें हैं, देखिए कैसे,
एक हम इसके हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं और दूसरा हम इसे इस ट्रिक से कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अब देखो FeH2O Fe3O4, यहाँ पे देखो Fe3O4 है और यहाँ पे अकेला बेचारा Fe है। तो यहाँ पे आप इतना तो समझ गए होगे कि हमें यहाँ पे 3Fe मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे वी विल गेट 3Fe ओवर हियर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ 1 ऑक्सीजन है भैया, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 4 तो आएगा ही। अब ये एक साइड तो हो गई अपनी तरफ से हमने कर दी, ठीक। पर यहाँ पे अब 8 हो गए हाइड्रोजन, 4 × 2, पर वहाँ पे 2 ही थे तो हमने उसको भी क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई। अब काउंट करो, आपका सारा इक्वेशन आपको बैलेंस मिलेगा। हमने कम ज़्यादा करके हिट एंड ट्रायल करके उसे बैलेंस कर दिया। पर अगर आप नहीं चाहते कि इस तरीके से प्रोसीड करो तो आप ये मैथमेटिकल वे से प्रोसीड करिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे ABCD ले लीजिए फिर से इक्वेशन के साथ। अब यहाँ A है, Fe के साथ तो कुछ और है नहीं, पर यहाँ Fe के साथ 3Fe3, तो A = 3C। उसी तरीके से B, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 है, 2B = 2D, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे B भी है, तो B = 4C भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 4C है। तो इनको फिर से हाईएस्ट कोफिशिएंट को 1 पुट कर देंगे। हाईएस्ट कोफिशिएंट यहाँ C दिखाई पड़ रहा है तो उसको 1 पुट करते ही हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। ABCD की वैल्यूज़ इक्वेशन में पुट करेंगे, आपको बिल्कुल बढ़िया से बैलेंस इक्वेशन मिलेगी। आई होप बैलेंसिंग आपको अच्छे से आ गई होगी बच्चे। फिर एक और इक्वेशन ले रखी है हमने, भैया मेरे को तो याद ही नहीं था, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स डाले। चलिए ठीक है, अब आपकी बैलेंसिंग का कोई भी क्वेरी फिर भी रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, मैं बैलेंसिंग पे फिर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगी बच्चे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ कवर हुए हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने ले लिया बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे हमारे बुक में भी है, पर आपको बुक में ये फॉर्म दे रखी है बेटा, और आपको यहाँ पे ये फार्मूलाज आने चाहिए। फार्मूलाज क्लास 9 से आते हैं, 9th के चैप्टर से आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एक टेबल है जहाँ पे आपको आयोन्स का चार्ज और बैलेंसी वगैरह है, और फिर भी आपको फार्मूलाज बनाने में भी कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा। मैं ये बार बार आपसे क्यों पूछ रही हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है, मैं उसी पे काम करूँगी ना फिर बच्चे। तो इसी वजह से आई एम आस्किंग अगैन एंड अगैन कि कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। चलिए बच्चे, अब हम और टाइम ना वेस्ट करते हुए इस बैलेंसिंग पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेरियम के साथ A है, इधर C है, तो इधर A = C। क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2A = 3D, 2A = 3D। उसके बाद B पे आ जाइए, एल्यूमिनियम 2B = यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, D। सल्फेट यहाँ पे 3 है, 3B, और यहाँ पे सल्फेट 1 है तो 3B = C। अब मैं आपको हाईएस्ट कोफिशिएंट, आपको यहाँ हाईएस्ट कोफिशिएंट में क्या दिखाई पड़ रहा है, ये B वाला जो है ना, SO3 वाला जो आ रहा है वो हाईएस्ट है, तो हमने B को क्या कर लिया, 1 पुट कर लिया। B को हमने यहाँ पे, ये देखिए B को हमने 1 पुट कर लिया। तो यहाँ पे हम B को 1 पुट करेंगे, हमारी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। वी विल गेट ऑल द वैल्यूज़ और उन्हें हम इक्वेशन में पुट करेंगे, वी विल गेट द बैलेंस इक्वेशन। तो आप वैल्यूज़ को पुट करिएगा, यू विल गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन। ABCD को लगा दीजिएगा इक्वेशन में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आ रहा है अब हमारे पास। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज द नेम ओनली सजेस्ट कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कोई दो चीज़ें कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कोई थर्ड चीज़ प्रोड्यूस करेंगे। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज द नेम इंडिकेट्स, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंस टू फॉर्म वेदर दे आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में आई होप आपको डिफरेंस पता होगा। एलिमेंट्स जो कि सिंगल एंटिटी होते हैं, एक अकेली एंटिटी। कंपाउंड जो कि मिलजुल के बने होते हैं, फिक्स कॉम्पोजिशन में जिन्हें हमने मिला के बनाया होता है, उन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। जब हम कंबाइन करते हैं किसी एलिमेंट या फिर कंपाउंड को, तो हमें वहाँ पे एक थर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। दो चीज़ों को कंबाइन करने से हमें एक थर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है क्विक लाइम एंड वाटर वाली। क्विक लाइम एंड वाटर की आपको एक्टिविटी गिवन है। अगेन मैंने जैसे बोला था, एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, इसका नाम याद रखिएगा, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। और इस एक्टिविटी से क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है, और इस बार के CBSE के सैम्पल पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन था। तो बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, तो इस क्वेश्चन पे अच्छे से नज़र मार लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है,
क्विकलाइम जब हमारे पास बात कर रहे हैं, क्विकलाइम जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो क्या होता है, हमें वहाँ पे स्लेक्ड लाइम मिलता है। देखिए क्विकलाइम ये है CaO वाटर के साथ कंबाइन किया, ये है स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। तो आपको पता होना चाहिए क्विकलाइम और स्लेक्ड लाइम। और ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताई है, शायद नहीं बताई होगी। चलिए वार्म टू टच है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ये पहली चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। कॉम्बिनेशन, जब हम कोई दो चीज़ों को कंबाइन करें, हम एक नई चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ बहुत सारी हीट का एवोल्यूशन होगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी ये एग्जाम्पल ऑफ exothermic reaction as well. This is an example of exothermic reaction as well. ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर से कंबाइन करेंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्विकलाइम को हमने कंबाइन किया बेसिकली वाटर से, तो वी आर गेटिंग स्लेक्ड लाइम। एंड अगेन द इवोल्यूशन ऑफ हीट इज ऑल्सो देयर, तो हमने इसको क्या बोला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स बाहर, थर्मिक मीन्स हीट, सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को पता लग गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें दो चीज़ें कंबाइन करके एक प्रोडक्ट देती हैं, दो चीज़ें कंबाइन करके एक प्रोडक्ट देती हैं, एक्सोथर्मिक भी होती हैं वो रिएक्शन। और इनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसमें बन रहा है, जैसे हम स्लेक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या बनता है, स्लेक लाइम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये नोट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपका केस स्टडी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए आप हमारे पास यहाँ पे नोट में क्या है, इन वाइट वॉशिंग के दौरान जो पेंट वाले अंकल होते हैं वो क्या करते हैं, ये स्लेक लाइम को मिक्स करते हैं, जिसको हम चूना भी कहते हैं। स्लेक लाइम को मिक्स करते हैं किसके साथ, पानी के साथ। तो क्या बन जाता है स्लेक लाइम पानी के साथ रिएक्ट करके सबसे पहले तो वो सबसे पहले तो हमारे पास जो वाइट वॉशिंग है स्लेक लाइम वॉल्स पे अप्लाई किया जाता है। पर स्लेक लाइम को बनाया कैसे जाता है बच्चे, स्लेक लाइम को बनाने के लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमें क्विक लाइम की ज़रूरत होगी, कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से कंबाइन करोगे तो यू विल गेट स्लेक लाइम और दिस स्लेक लाइम इज़ अप्लाइड ऑन दी वॉल। ये हमारे पास है अप्लाइड ऑन वॉल्स, दिस स्लेक लाइम इज़ अप्लाइड ऑन वॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वॉल पे अप्लाई करके ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटमॉस्फेरिक कार्बन के साथ कंबाइन करके ये जो स्लेक लाइम है फिर से एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो है ये चॉक, मार्बल एंड लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला है। चॉक, मार्बल एंड लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला है दिस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज द केमिकल फार्मूला फॉर चॉक, मार्बल एंड लाइमस्टोन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयरिंग बन जाता है जिसकी वजह से शाइनिंग फिनिश आती है हमारे पास वॉल पे। तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। और हाँ, यहाँ पे ये जो गैस है ना, इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लाइम वाटर। वेन लाइम वाटर के थ्रू हम कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं थ्रू लाइम वाटर, तो ये मिल्कीनेस आ जाती है इसके अंदर और धीरे धीरे वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती हैं बेटा जिनके अंदर एक कंपाउंड टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाता है। दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड decomposes into two or more than two substances, that is called as the decomposition reactions. ठीक है, decomposition reactions are further classified into three categories. तीन तरीके से decomposition हो सकता है। एक तो हो सकता है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि हीट की वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ड्यू टू हीट। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स ड्यू टू हीट। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, electro means electricity and lysis means breakage by the presence of electricity, that is called as electrolysis. Photolysis जिसमें हम लाइट से by using light जो हम ब्रेकेज करवाते हैं, that breakage is called as photolysis.
अब उसके बाद बच्चे हमारे पास इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन वो वाली डिकम्पोजिशन जिसमें कोई सब्सटेंस डिकम्पोज होता है ड्यू टू हीट, जो कि हम बात कर चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम करंट की वजह से तोड़ते हैं किसी चीज़ को करंट से। फोटोलिसिस बाय यूजिंग लाइट। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन में ये तीनों पूछे जाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस के एग्जाम्पल्स बताएं, इन्हें एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं डिस्कस किए हैं, जो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। ऑलरेडी आई हैव एडेड दीज एग्जाम्पल्स। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल जो आ रहा है बेटा, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट क्रिस्टल। कॉपर नाइट्रेट के जो क्रिस्टल होते हैं वो इनिशियली हमारे पास ब्लू कलर के थे। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि ये टूट गया। किसमें टूटा? आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का जो है कॉपर ऑक्साइड मिला। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर, ये आपको ब्लैक कलर का मिला है, थोड़ा सा गड़बड़ है, ऑक्सीजन यहाँ जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन गैस एंड कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक इन कलर। तो ये रिएक्शन वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। अगला जो हमारा एग्जाम्पल आ रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन का, यहाँ पे हमारे पास फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है। नाउ व्हाट इज फेरस सल्फेट? फेरस सल्फेट इज हमारे पास FeSO4। FeSO4 के क्रिस्टल हैं। इसे अगर मैं हीट कर दूं, FeSO4 के क्रिस्टल्स को अगर मैं हीट कर दूं, तो आई विल गेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, SO2 एंड SO3। तो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये हमें आप पूछोगे ये क्या है मैम, तो ये बेटा हमारे पास यहाँ से हम FeSO4 जनरेट कर रहे हैं इधर से। ये जो है 7H2O, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, जो कि हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ेंगे। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक होके और दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जो हैं बना रहा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये वाला पोर्शन जो मैं आपको करा रही हूँ, ये एक्टिविटी है NCERT की। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या ले लिया, हमने एक बीकर ले लिया, एक टब टाइप ले लिया, इसमें हमने एसिडिफाइड वाटर डाला, वाटर विच इज़ हैविंग एसिड। एसिड इसलिए क्योंकि उसमें आयॉन्स थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज़ की। इलेक्ट्रोड वो होती है बेटा इसमें जहाँ रिएक्शन हो रहा है। हमें यहाँ पे ना वाटर को ब्रेक करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो एक सरफेस चाहिए जिस पे हमें, पानी तो चाहिए ही जिसको ब्रेक करना है। अब पानी जिसके सरफेस पे जाके ब्रेक होगा वो होंगी यहाँ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कौन सी इलेक्ट्रोड किससे बनी है, हमारी ग्रेफाइट्स यानी कार्बन मटेरियल से बनी है। तो हमने यहाँ पे पानी डाल दिया और यहाँ प्लास्टिक मग ले लिया। हमने ना उसको इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने करंट दिया, हमने देखा बबल्स आ रहे हैं। एक साइड ऑक्सीजन के बबल्स मिले और एक साइड हमें जो है हाइड्रोजन के बबल्स मिले। अब जो है यहाँ पर कितने रेशो में हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला, अब ये देखिएगा। जो गैसेस कंबाइन करती हैं ना, वो फिक्स्ड रेशो में कंबाइन करती हैं हमेशा। फिक्स्ड रेशो ये है गेल-लिज़ैक्स लॉ, जो कि 11th क्लास में आता था पहले, अब CBSE ने कट कर दिया है। ऑल्दो IIT JEE और एडवांस के टॉपिक में ये अभी भी है, पर CBSE ने ये हटा दिया है। तो बेटा ये गेल-लिज़ैक्स लॉ कहता है कि जो हाइड्रोजन वाटर जब डिकम्पोज होगा H2 और O2 में एक फिक्स्ड रेशो में होगा। पहले तो इस इक्वेशन को करिए बैलेंस। 2H2O डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। 2H2O डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। फिक्स्ड रेशो से मतलब है कि 2H2O यहाँ 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। कहीं से भी पानी ले लो, वेल से ले लो, टैप से ले लो, ये रेशो फिक्स है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आपको हमेशा 2:1 ही मिलने वाला है। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है हमारा 2:1 है, और ये चीज़ याद रखना, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। और हम वाटर को ब्रेक कैसे करते हैं? बाय यूजिंग दी प्रोसेस कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, जिससे हम पानी को ब्रेक करते हैं। वी यूज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इन अ प्लास्टिक मग। हमने वाटर ऐड किया, वाटर में थोड़ा सा हमने एसिड डाल दिया, उसके बाद वी हैव पास्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट वाटर, तो वो ब्रेक हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस बेटा नाम ही बताता है, फोटो लाइट से हम ब्रेकेज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है ब्रेकेज जो हो रहा है हमारे पास यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका कलर लाइट येलो होता है इनिशियली, वो सिल्वर कलर में ब्रेक हो जाएगा विच इज़ ग्रीन कलर एंड ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिसिस है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस अब कौन सी होती है? हमने एक्सोथर्मिक के बारे में बात कर लिया था। एक्सोथर्मिक वो होती हैं जो हीट जहाँ पे क्या होती है बच्चे, हमें देनी पड़ती है। दोज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन डिकम्पोज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं किसी चीज़ को। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही थी हमारे पास, एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ रही है, बिकॉज हियर समथिंग इज गेटिंग डिकम्पोज्ड, टूट रही है, हमें किसी को तोड़ना है तो हमें हीट तो देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, वेदर इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए उन रिएक्शंस को हम कहते हैं बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, आई होप एंडोथर्मिक आपको क्लियर होगा। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं बेटा वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि वहाँ आप तोड़ रहे हो, कुछ डिकम्पोज कर रहे हो, तो दोज रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज द हीट इज we are supplying the heat in that case, and in case we are supplying the heat, the reaction is endothermic in nature. आगे बढ़ते हैं, तो डिकम्पोजिशन के तीनों एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चे, एंडोथर्मिक के होंगे हमारे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस कर देना, यानी कि कोई जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसने कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसका वीडियो हमारे चैनल से जो है देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा वो रिएक्शंस होती हैं, displacement reactions are those reaction in which more reactive element displaces less reactive metal from its salt solution. सॉल्ट सॉल्यूशन जिसमें हमने मान लीजिए आयरन नेल को डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसमें हमने आयरन नेल को डिप करके रख दिया। आयरन नेल को हमने डिप किया है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। आप थोड़ी देर बाद देखोगे व्हाट हैज़ हैपेंड, यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसका कलर आपको चेंज मिलेगा, और आपको जो आपका टेस्ट ट्यूब है या बीकर है उसमें नीचे थोड़ा थोड़ा आपको कॉपर भी दिखाई देने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ आयरन डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट में। ठीक है, जैसे हमने आयरन नेल डाला कॉपर सल्फेट में, हमें क्या मिला, FeSO4 और कॉपर मेटल। कॉपर मेटल आपको नीचे टेस्ट ट्यूब के दिखाई दे जाएगा। ठीक है, Fe + CuSO4 गिव्स अस FeSO4 और कॉपर मेटल। तो ये हमारे पास, हम यहाँ से कहेंगे कि जो आयरन था वो मोर रिएक्टिव है, आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर के कंपैरिजन में आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर दिया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। सॉल्यूशन से दूसरा मेटल जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस मेटल से जो कि मेटल सॉल्यूशन के अंदर है, वो उसको डिस्प्लेस कर ले उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Those reactions are called as displacement reactions. I hope it is clear to you now. तो ये हो गई हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हमारे पास, हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आपको ये आयरन नेल और कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल दिया गया है बेटा। आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर, क्योंकि आयरन पे क्या है, कॉपर का डिकम्पोजिशन हो गया, तो आयरन का कलर चेंज हो गया। और ब्लू कलर का भी जो आपका कॉपर सल्फेट है वो डर्टी ग्रीन कलर का हो गया, क्योंकि वहाँ पर FeSO4 बन गया है। CuSO4 से क्या बन गया है बच्चे, FeSO4 बन गया है। तो अब हमारी आ रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में हमारे पास क्या है, ये वो रिएक्शन है जैसे कि नाम ही बताता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा। द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी कि हमने अब दो कंपाउंड लिए, एक Na2SO4 और दूसरा BaCl2। दोनों में ही आयॉन्स का आपको एक्सचेंज देखने को मिलेगा। आयॉन्स के एक्सचेंज से एक नया कंपाउंड जो है फॉर्म हो जाएगा। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बोले तो मतलब क्या है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स से, देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे Na2SO4 है। Na2SO4 को यू कैन राइट इट एज 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2
नेगेटिव। Na2SO4 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, और वहीं दूसरी और BaCl2 को हम लिखेंगे Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो हियर SO4 ऑफ दिस एंड Ba2 पॉजिटिव, पॉजिटिव इसका नेगेटिव इसका कंबाइन हो जाएगा, और पॉजिटिव इसका और नेगेटिव इसका कंबाइन हो जाएगा, और हमारे वही प्रोडक्ट है। तो यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दो आयॉन्स का एक्सचेंज है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयॉन्स जैसे कहेंगे, तो इस वजह से इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली एसोसिएटेड होती है प्रेसिपिटेट्स बनने से। यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स भी बनते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के दौरान। प्रेसिपिटेट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये BaSO4 के वाइट PPT हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। हेंस दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, तो वी हैव वन मोर एग्जाम्पल विद अस। पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम रिएक्ट करें, पोटेशियम आयोडाइड को, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम रिएक्ट करें लेड नाइट्रेट से, तो हमें वहाँ पे लेड आयोडाइड मिलता है। पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो हमें लेड आयोडाइड देता है। ये लेड आयोडाइड के येलो कलर के PPT होते हैं, इसे कट कर दीजिए, लेड आयोडाइड के हमें येलो कलर के PPT मिलते हैं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एज द नेम ओनली सजेस्ट, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, डेशन मीन्स एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से रिएक्टेंट में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या रिएक्टेंट से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो चलिए हम ऑक्सीडेशन एक बार फिर से देखते हैं। कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करें तो ये कॉपर ऑक्साइड देगा, ऑक्सीडेशन। इसे रिवर्स किया जा सकता है, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करें तो वापस से हमें कॉपर मिल जाता है। ये क्वेश्चन CBSE के सैम्पल पेपर का है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है ताकि आप लोग जो है इन चीज़ों पे फोकस कर सके। तो ये रिएक्शन जो मैंने इसमें डाली है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर ऑक्साइड इज़ ब्लैक इन कलर। मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कहीं भी कोई केस स्टडी में क्वेश्चन बने, कुछ भी बने बेटा, मैं ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए हर तरीके से आपको रेडी कर दें एग्ज़ाम के लिए हम, और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन कर दिया हमने कॉपर ऑक्साइड का। अब इसका कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, वापस से कॉपर। तो रिवर्स हो रहा है इस रिएक्शन में। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इन बोथ द केसेस हमारे पास रिडक्शन ही होगा वो। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। चलिए देखिए, हमारे पास रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट। इन बोथ द केसेस इट इज़ रिडक्शन ओनली। और उसके बाद हमारे पास है, अगर मैं इस रिएक्शन की कंबाइंड फॉर्म में बात करूं तो देखो, कॉपर ऑक्साइड को जब हमने हाइड्रोजन से हीट किया वो कॉपर और H2O बना रही है। तो यहाँ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को देखने को मिल रही है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि वो H2O में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं दूसरी ओर कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि वो सिर्फ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आपको दोनों देखने को मिले, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर देखने को मिले, उससे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे इस रिएक्शन के अंदर हमें कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो हमें कॉपर और H2O मिला, तो यानी कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन है और हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन है। हैंस इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। चलिए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा कोरोजन। कोरोजन है हमारे पास। कोरोजन क्या होता है बेटा, मेटल्स जो होते हैं एयर के प्रेजेंस में आके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मेटल एयर के प्रेजेंस में आके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एयर और मॉइस्चर के प्रेजेंस में। जैसे कि ब्राउन कलर की कोटिंग अगर आपने सिल्वर आयरन पे देखे हो,
तो वो भी हमारा क्या है, कोरोजन का एक एग्जाम्पल है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के आर्टिकल्स काले पड़ जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ग्रीन कोटिंग कॉपर पे डेवलप हो जाती है, दैट इज़ अगेन कोरोजन। ब्रास और ब्रोंज पे भी कोरोजन होता है, तो अलग अलग मेटल्स पे आपको कोरोजन देखने को मिलता है। और कोरोजन आयरन के केस में हम इसे रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमारे पास कोरोजन से बचने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, स्पेशली ये वाले मेथड हम रस्टिंग के लिए बात करते हैं कि कोरोजन स्पेशली रस्टिंग, कोरोजन इन केस ऑफ आयरन, उनसे बचने के लिए हम ये वाले मेथड्स को यूज़ करते हैं। तो रस्टिंग से बचने के लिए, कोरोजन ऑफ आयरन से बचने के लिए हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, चलिए हम उन मेथड पे ज़रा नज़र मार लेते हैं। प्लेटिंग ऑफ द मेटल iron with thin layer of less oxidized metal like nickel or chromium. This plating keeps out air and moisture which are main cause of corrosion. अगर हमने हमारे आयरन आर्टिकल के ऊपर हमने अलग और मेटल्स लगा दिए, जैसे निकल और क्रोमियम जैसे हमने मेटल लगा दिए, उसकी कोटिंग कर दी, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, इन दैट केस आयरन के नहीं आ पाएगी डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो हमारा जो आयरन आर्टिकल है वो क्या है, बच जाएगा कोरोजन से। तो दैट इज़ वन ऑफ दी पॉइंट जिससे आप कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हो। उसके बाद आयरन रोड को आप जिंक की लेयर लगा दो, आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा दें हम आयरन के ऊपर, तो वो सेक्रीफिशियल लेयर कहलाती है कि जिंक पहले खुद सेक्रीफाइस होगा और फिर आयरन पे कोई बात आने देगा, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। उसके बाद हम पेंट, ऑयलिंग, ये सब तो हमें पता ही है छोटे होते से मेथड्स की, ये वाले मेथड्स होते हैं रस्टिंग से बचने के लिए। उसके बाद आता है बेटा हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी अगर हम चिप्स का पैकेट खोल के रख दें या फिर हम खोल के रख दें कुछ भी ऐसा ऑयली सब्सटेंस जिसमें हो, हम वो खाना रख दें, तो वो बैड स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, चिप्स का भी टेस्ट ख़राब हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मतलब वो चीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है, बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तभी उसका जो है टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मेथड्स क्या हैं रेंसिडिटी से बचने के? सबसे पहला बेटा मेथड है टू ऐड एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमें ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करें, उस पर्टिकुलर चीज़ का ऑक्सीडेशन होने से उसे रोके, तो उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। फूड को टाइट कंटेनर में मम्मा पैक करके रखते हैं ना, एयर टाइट कंटेनर में, ताकि भाई ख़राब ना हो। ऐसे क्यों छोड़ दिया आपने चिप्स, उसे एयर टाइट कंटेनर में रखो भैया, सारी मम्मा कहती है, मैं भी कहती हूँ। तो ये चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, जो हमारी एयर है पैकेट्स के अंदर, उसे नाइट्रोजन से रिमूव कर दीजिए, नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दीजिए, या फिर फूड को रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। चिप्स की बात नहीं कर रही, चिप्स को रेफ्रिजरेटर में मत रखिएगा, और फूड जिन्हें रखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम रेंसिडिटी से जो है बेटा बच सकते हैं। तो आपका चैप्टर वैसे तो यहीं तक ही था, रेंसिडिटी तक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पास, दैट इज़ द शाइनी फिनिश ऑफ वॉल आफ्टर वाइट वॉश। वाइट वॉश के बाद शाइनी फिनिश कौन सी होती है? देखो, सबसे पहले हम मैं ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि वाइट वॉश के दौरान हमारे पास चूना विच इज़ क्विक लाइम होता है, इसे हम लेते हैं क्विक लाइम, दिस इज़ क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम वाटर से ट्रीट करते हैं, हमें मिलता है स्लेट लाइम। स्लेट लाइम की कोटिंग हम वॉल्स पे करते हैं, और वो फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके हमें कैल्शियम कार्बोनेट देता है, जो कि शाइनी सब्सटेंस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट हमें वॉल पे फिनिश मिलती है। ये रिएक्ट करेगा फर्दर ऑक्सीजन से और शाइनी फिनिश देगा, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वहाँ पर वाटर ब्रेक होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, हैंस इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होता है, आपको मोलर रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस कितना होगा, कितना हाइड्रोजन है और कितना ऑक्सीजन है। तो बेटा आपको पता है हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन आधा है ना। अगर मैं इक्वेशन को देखूँ तो हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन आधा है, तो 2:1 का रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हेंस बी इज़ द राइट आंसर। When aqueous solution of sodium sulfate and barium chloride are mixed together, it becomes, अभी हमने क्या ना, NaCl, और बेरियम क्लोराइड को अगर मैं मिक्स कर दूँ तो क्या बनेगा इससे, हमें क्या मिक्स करना है, सोडियम, सॉरी मैंने गलत लिख दिया बच्चे, यहाँ सोडियम सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड नहीं है, यहाँ Na2SO4 है,
तो यहाँ से हमें 2Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव मिलेगा और हमें बेरियम से मिलेगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ये दोनों आयॉन्स आपस में कंबाइन करेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, मिलेगा 2NaCl। ठीक है, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है जिसमें हमें क्या मिलेगा, अल्टीमेटली NaCl एंड BaSO4, और ये जो BaSO4 है इसके वाइट कलर के PPT होते हैं, वाइट PPT। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास फॉर्म्स 5 PPT। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी हमारे पास और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनके बारे में चलिए अब बात कर लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि नेम द ब्राउन कलर्ड गैस इवॉल्व्ड when lead nitrate crystals are heated in dry test tube. When lead nitrate crystals are heated in dry test tube. ये हमारा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। तो इधर हमारे पास ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट का ये फॉर्मूला होता है, इसको हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब, सबसे पहले ड्राई टेस्ट ट्यूब इसलिए लेंगे अगर टेस्ट ट्यूब थोड़ी सी मॉइस्ट होगी तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट है वो भी रिएक्ट कर सकता है लेड नाइट्रेट के साथ। तो वी हैव टेकन ड्राई टेस्ट ट्यूब ओवर हियर। सो when lead nitrate is heated in the dry test tube, we got lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. So this is the reaction which is taking place. 1 gram of copper powder was taken in the china dish and heated. What changes takes place on heating? Such kind of question can be asked. बच्चे मैंने बहुत important question, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके जो है डाले हैं इसमें, तो प्लीज़ डू नॉट निगलेक्ट दिस क्वेश्चंस, डू नॉट निगलेक्ट दिस वीडियो, पढ़ लेना बढ़िया से, अच्छे मार्क्स से पास हो गए। ठीक है, 1 gram of copper was taken in the china dish and heated. What changes takes place on heating when hydrogen gas is passed over the heated substance? सबसे पहले तो जब हीट किया कॉपर को तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट हुआ तो हमें क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का था। अब हमें वापस से कॉपर मिल जाएगा अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से पास करेंगे तो हमें वापस से रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में भी पूछा जाता है, कैसे भी पूछा जा सकता है। सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इन योर एग्जाम्स, आप लिख के ले लो आप मुझसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, ज़रा सोचिए, ज़रा नज़र डालिए और मुझे बताइए। अब अगर आपके सामने मैं कहूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो आपके सामने रिएक्शन दिख रही है, दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप मानेंगे? बिल्कुल मानना पड़ेगा बेटा। देखिए जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है होगी, तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। Some metals on reaction with acids produce salt and hydrogen gas. Illustrate with an example how will you test the presence of this gas. कुछ metals एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ metals बोला गया क्योंकि सभी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। अब कॉपर जैसा मेटल हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर सकता है क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो में अवेलेबल है बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैं रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको कराऊंगी। तो कुछ मेटल्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं एसिड के साथ रिएक्ट करने पे, नॉट ऑल, जिसमें कॉपर भी है। और यहाँ पे मैं बोला इलुस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, तो जिंक आपको पता है H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये वाला क्वेश्चन भी आपका केस बेस में भी पूछा जा सकता है। एक वो जो मैंने 2:1 रेशियो बताया था ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ZnSO4 प्लस हमने मेटल ले लिया, फॉर ZnSO4 ले लिया हमने, ZnSO4 तो सॉरी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, हमें जिंक मेटल लेना है। यहाँ पे हमने जिंक मेटल ले लिया, H2SO4 ले लिया, इसके साथ H2SO4 ले लिया और हमें क्या मिलेगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, पास दिस गैस थ्रू अ सोप सॉल्यूशन।
पास दिस गैस थ्रू अ सॉप सॉल्यूशन, जो बबल्स होंगे, अगर आप उन बबल्स के पास बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगी, पॉप साउंड मिलेगी. दैट विल जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न विद पॉप साउंड. तो आप जैसे उसके पास कैंडल लेके जाएंगे इट विल बर्न विद द पॉप साउंड. ठीक है, तो ये आपको पता लग जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. 1 gram of sodium chloride is taken in a clean and dry test tube, right? 2 gram of sulfuric acid is added to it. जो गैस इवॉल्व हुई हमने उसे ड्राई लिटमस पेपर पे टेस्ट किया. सबसे पहले तो NaCl, हमने यहाँ पे NaCl लिया है क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में. सबसे पहले तो NaCl वी हैव टेकन इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब. इस पर हमने H2SO4 डाला है बच्चे. ठीक है, गैस इवॉल्व हमारे पास यहाँ बनेगा Na2SO4 प्लस HCl गैस विल बी रिलीज्ड. ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, आपको बैलेंसिंग आती है, आई होप आप कर लोगे. इधर हमने इस गैस को इवॉल्व किया सबसे पहले ड्राई लिटमस पेपर पे. HCl गैस को ड्राई लिटमस पेपर पे पास किया और उसके बाद विद वेट ब्लू लिटमस पेपर. कौन से में हमारे पेपर में कलर चेंज मिलेगा, देखिए हमेशा एसिड जो आयॉन्स रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयॉन्स, वो एक्वस सॉल्यूशन में ही रिलीज करते हैं. और एक चीज़ और, एक्वस सॉल्यूशन में पानी के साथ कंबाइन करता है जब H पॉजिटिव आयॉन, तो हमें कौन सा आयॉन मिलता है, H3O पॉजिटिव. तो H3O पॉजिटिव आयॉन का होना भी एसिड की ही पहचान होती है. ठीक है, ये मुझे आपको साथ साथ क्लियर करने होते हैं, कुछ पॉइंट्स तो मैं कर देती हूँ. उसके बाद HCl गैस जब हमने ड्राई लिटमस पेपर पे डाला तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. When it was added on the wet litmus paper, we will see the change in color of the litmus paper. Why? क्योंकि wet litmus paper बेटा क्या होगा, वहाँ पे ions का formation होगा HCl से. that is why आपको कलर का चेंज मिलेगा. अगर आप ड्राई HCl गैस को नॉर्मल लिटमस पेपर से देखोगे टेस्ट करके तो यू विल नॉट ऑब्जर्व दी चेंज इन कलर. गिव सपोर्ट मतलब H पॉजिटिव आयॉन्स रिलीज नहीं होंगे जब तक, तब तक जो है हमें लिटमस पेपर में कलर चेंज नहीं मिलेगा. तो सपोर्ट क्या, हम रीज़न क्या देंगे, क्योंकि H पॉजिटिव आयॉन्स ड्राई लिटमस पेपर पे रिलीज नहीं होते. What inference can be drawn from the nature of the evolved gas? It is acidic in nature. क्योंकि इसने वेट लिटमस पेपर पे आके ब्लू लिटमस था तो उसे रेड कर दिया. सपोर्ट योर आंसर विद द केमिकल इक्वेशन, जो कि मैंने लिखी है पर बैलेंस नहीं किया. बैलेंस करना आपका होमवर्क है. ठीक है, ट्राई टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है. मैंगनीज डाइऑक्साइड को हमने HCl से रिएक्ट किया तो हमें क्या मिला, MnCl2 H2O और Cl2. हमें एक रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन बताई गई है. इसमें क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस. देखिए MnO2 से आपका क्या ऑक्सीजन जा रहा है, तो MnO2 इज रिड्यूस्ड और HCl पे हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास आ रहा है तो हम कहेंगे HCl इज ऑक्सीडाइज. हेंस डी ऑप्शन इज करेक्ट. MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, ये आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. टेल मी द टाइप ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. आपको पढ़ाया है बेटा, ये केमिकल रिएक्शन आपकी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दो चीज़ें कंबाइन करके एक थर्ड चीज़ दे रही हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये एक्सोथर्मिक है नेचर में रिएक्शन. अगेन मैंने बैलेंस नहीं किया, वो आप करोगे. एक्सोथर्मिक इन नेचर और यहाँ पे आप बैलेंस्ड इक्वेशन आपका होमवर्क है. तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस कर लिए, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस. और बीच में भी मैंने आपको सारा बता दिया केस स्टडी कहाँ से बनेगा. बेटा आपके लिए ये वीडियो बिल्कुल काफ़ी है एग्जाम्स के लिए. आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के. और अगर आपको कोई और चैप्टर की वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट में वीडियो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स डालूँ, पर इन केस आपको पहले कोई और वीडियो चाहिए, भले ही वो फिजिक्स का चैप्टर है, भले ही वो बायोलॉजी का है, प्लीज़ राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन. और अगर आपको कोई शॉर्ट वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आपको क्लियर नहीं हो रहा तो वो भी ज़रूर मुझे बताइएगा, आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी हमारे चैनल पे. और आपको क्या और चाहिए वीडियोज़ में, और एक्सपेरिमेंट्स चाहिए या जो भी चाहिए, प्लीज़ राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन. और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. अगर कोई टेस्ट वेस्ट आ रहा हो तो ऑल द बेस्ट कह रही हूँ भाई. एग्ज़ाम के लिए तो मैं बढ़िया से कहूँगी एट लास्ट, और बहुत सारी वन शॉट वीडियोज़ भी दूँगी आपको तब तक. ठीक है, और अभी के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.